Hello everyone, welcome to Shriram's IS platform. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to cover the important current affairs. This session also deals with the same, and let's have a look over the articles that we have to cover today. इससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, और अब तो आपको भी पता है कि सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी कब जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे बाकी वीडियोज आती हैं. एंड यू कैन शेयर दी सेशंस. अगर आपको अच्छे लगते हैं, यू कैन शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स. यू कैन रेफर इट टू द अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एसएससी. And don't forget to mark your attendance by liking this session. So you can like this session also, and you have a comment box. सबको ही पता है, तो you can give the feedback, right? So अब हमें क्या कवर करना है वो देख लेते हैं. There is this list जो आज हमें कवर करनी है. मेरा पेबिस बेसिकली क्या है, क्यू न्यूज में है. We'll talk about it in detail. रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, ये आपके जीएस पेपर 1 से ही लिंक करता है, सो इनके बारे में जानेंगे. एंड नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन क्या है, जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. सिकल सेल अनीमिया के बारे में जानेंगे, जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यहाँ पर जैसे हमने एनआईआरएफ की रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 देखी थी. इफ यू रिमेंबर, हमने एनआईआरएफ को लेके काफी आर्टिकल्स कवर किए हैं. कल हमने ये भी आर्टिकल था कि तमिलनाडु जो है कैसी वहाँ की एडुकेशन बहुत ही क्वालिटी और इंक्लूसिव एडुकेशन है, राइट. सो एडुकेशन सेक्टर को लेके काफ़ी आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं. एनआईआरएफ की रैंकिंग्स पे हमने देयर वाज अ क्वेश्चन की आर दीज रैंकिंग फ्लॉड, और हमने उस पर भी बात करी कि ट्रांसपेरेंसी इट लैक्स इन, राइट. और यहाँ एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है टॉप स्पोर्ट जो ओवरऑल रैंकिंग में मिली है वो है आईआईटी मद्रास को, राइट. ये सब हमने कवर किया था एनआईआरएफ की रैंकिंग को लेके. पिछले 5 साल से लगातार आईआईटी मद्रास सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन. आईआईएससी बेंगलुरु वाज रैंक्ड एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी. लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप यूनिवर्सिटी रही. आईआईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टॉप में रही. सो ये एनआईआरएफ की रैंकिंग के बेसिस पे हमें पता चलता है. और एनआईआरएफ की रैंकिंग्स पे एनालिसिस भी हमने किया है. वो हो गया इंडिया स्पेसिफिक. ये है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. तो यहाँ पर अब इंटरनेशनल बात करेंगे सारी यूनिवर्सिटीज में, और टॉप 150 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडिया की एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में बहुत ही एक प्राउड बात होती है, तो उसके बारे में पूरा ये रैंकिंग जो है कवर करेंगे. फिर एक एडिटोरियल है आज के आर्टिकल में, हिंदू में, महलनोबिस इन द एरा ऑफ बिग डेटा एंड एआई. तो इनके बारे में बात करेंगे, इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. महलनोबिस सबने सुना है, पीसी महलनोबिस, राइट. एंड द नेम इज प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस. सबने नाम सुना होगा. 5 ईयर प्लान्स में इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान. ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन. ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग दैट. सो 29 ऑफ जून जो होता है वो होती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, और 29 ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे. तो यहाँ पर बात करी गई है कि अगर वो आज के एरा में होते जो वो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे एआई और बिग डाटा को लेके. हमने बहुत से आर्टिकल्स कवर किए हैं ऑलरेडी. सो पहले मैं थोड़ा आपको महलनोबिस के बारे में बता देती हूँ, और फिर ये आर्टिकल क्या कहता है हम उसको डिस्कस करके ही डिस्कशन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे. लाइन्स वाइन्स तो आप पढ़ सकते हो, लाइन रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं होती है, चीज़ें समझ आ जानी चाहिए बस, ठीक है. तो रही बात पीसी महलनोबिस की, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी 29 ऑफ जून जो होता है वो होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे. क्यों होता है? इन कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्रोफेसर पीसी महलनोबिस, जिनको प्लान मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था. हर साल स्टैटिस्टिक डे होता है टू रिकॉग्नाइज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. तो यहाँ पर ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. मतलब ही फाउंडेड आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, right. And planning commission, he chaired planning commission, he was the member of planning commission, और he proposed बहुत सी, मतलब यहाँ पर अगर आप बातें करोगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो, मतलब he was a very, he is regarded as the pioneer of statistics in India. क्रूशियल रोल रहा है इन एडवांसिंग द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्री. इनका कंट्रीब्यूशन आज के टाइम पे ऐसा बोला जा सकता है कि वी आर सरली मिसिंग हिज कंट्रीब्यूशन.
Throughout his life, Mahalanobis dedicated himself to the study and application of statistics, fearlessly leading efforts to promote statistical and survey culture in the country. उनकी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया दैट वन ऑफ द अचीवमेंट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मतलब उनकी डेडिकेशन, उनका जो वर्क है, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू हिज वर्क. ये जो इंस्टीट्यूट है, इट प्रोड्यूसेस आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियंस ऑल्सो. मेहलानोबिस के टाइम पे मतलब अगर आप लगाओ 1972 के आसपास की बात कर रही हूँ, इंडिया विटनेस्ड द इम्पैक्ट ऑफ हिज एफर्ट्स. आज इंडिया नेविगेट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स के अंदर, पोस्ट पैंडेमिक आएरा. तो यहाँ पर देख रहे हो, जब हमने बात भी करी थी कि चाहे इंडिया यूएस के कंसर्न्स ही रहे थे, हमने ये आर्टिकल में कवर किया था कि यूएस हम क्या कंसर्न्स हैं कि यहाँ जो डेटा है, जो हम आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आपका डेटा जो है वो कंपनीज बाहर लेकर जाती है, बाहर की कंपनी है, बाहर रखती है वो डेटा. हम बोलते हैं वो डेटा बाहर नहीं होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर नहीं, इंडिया में ही रखो. तो डेटा एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमने कितनी बातें करी हैं. अलेक्सा ये कर दो, अलेक्सा प्ले डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ आरजू कक्कड़ मैम ऑन श्री राम्स IAS. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है. चैट GPT क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो हम इस एरा के अंदर अब हैं. अगर यहाँ प्रोफेसर PC मेहलानोबिस होते तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके जिस आर्टिकल में बात करी गई है. मतलब हमने तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैज़ बीन अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की बात हो, नेचर ऑफ डेटा, दिस बिग डेटा, ड्यू टू दिस एज ऑफ बिग डेटा, इंटरनेट, with the rise of internet of things, amount of data is overwhelming, जिसकी मैं भी बात ही कर रही हूँ, right? So abundance of data is what we characterize as the era of big data. ऊपर से artificial intelligence has emerged as a powerful force influencing various aspects of our lives, lifestyles. अभी मैं आपको बता ही रही थी, हर एक सेक्टर के अंदर. So करंट स्टेट जो है ना हमारी सोसाइटी की, दैट इज मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी. वन कैन स्पेक्युलेट ऑन कि कैसे मेहलानोबिस, जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट है, वुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस सराउंडिंग बिग डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिवॉल्यूशन की. उनके स्पेक्युलेटिव से वन कैन इमेजिन कि मेहलानोबिस की जो अप्रोच होती, दैट वुड बी मतलब क्रेजी, एज इन मतलब मेटिकुलसली एंड एनालिटिकल माइंडसेट था उनका. सो गिवन हिज एक्सपर्टीज इन दिस डोमेन, we would have advanced in this field. मतलब we would have likely emphasized the importance of rigorous statistical methods, right? इतना जो vast amount of data available है इसके लिए, in making sense of this. Mahalanobis might have championed the use of statistical techniques to extract ये जो big data से meaningful insights को लेने के लिए, तो वो क्योंकि statistician थे. So यहाँ पर यही आर्टिकल है कि प्रोफेसर PC मेहलानोबिस, यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जैसे हमारा सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स में आप शिफ्ट देख रहे हो, हमारे पास इतना डेटा है आज के टाइम पे, और ये एरा ऑफ बिग डेटा को कैसे वो परसीव करते, वो कैसे आंसर करते, उनकी लेगेसी को यहाँ पर उसको दर्शाया गया है, उसकी बात करी गई है, राइट. सो Mahalanobis also encountered a big data problem when his large-scale surveys yielded lots of data that needed to be looked into for effective planning. तो basically उसकी वहाँ ये भी बात करी गई है, he might have recognized the potential of AI to enhance the statistical analysis, right? Improve decision making. तो ethical considerations पे भी वो stress डालते for the responsible use of AI. तो ये बातें हैं. PC मेहलानोबिस एक विजनरी स्टैटिस्टिशियन थे, encountered challenges similar to the ones we face today with big data during his time. उनके टाइम पे भी उन्होंने ये challenges face किए. तो when he conducted, जब उन्होंने large scale surveys conduct किए थे, massive amount of data generate किया था, और उनको ये लग गया था कि he recognize कि एक need है for effective planning and analysis, right? लेकिन available technology उस टाइम पे that was inadequate for handling that quantity of data. पर इस इशू को एड्रेस करने के लिए Mahalanobis took a proactive approach. He understood the importance of technology to handle this tons of data, right? To perform mathematical calculations, complex calculations. So उन्होंने गवर्नमेंट को परसुएड किया टू प्रोक्योर फर्स्ट 2 डिजिटल कंप्यूटर्स, और दे वर इंस्टॉल्ड ऑल्सो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 1956 में, फिर एक 1958 के अंदर. अब
आज के टाइम पे अगर आप देखो, कोविड-19 पैंडमिक से हम आगे आए हैं, मतलब कोविड-19 एरा बोल ही सकते हो उसको। कोविड-19 पैंडमिक में हमने नंबर ऑफ चैलेंजेस देखे हैं। मेहलोनोबिस विद हिज बैकग्राउंड एज अ फिजिशियन, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट had a profound appreciation for embracing technology for the betterment of human welfare. So his ability to build simple machines to facilitate survey. तो यहाँ पर वो जो डेटा कोविड-19 के टाइम पे हमने जितना जनरेट किया है, वो सारा अगर मेहलोनोबिस होते वुड हैव रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल पावर ऑफ एआई, एंड यहाँ पर he would have taken steps to address them. He would have explored the ways to apply AI in a more effective manner. जो that मतलब जितना करंटली यूज हो रहा है फॉर दीज पर्पसेस वो तो है ही, बट वो एक कदम आगे जाते। डीप अंडरस्टैंडिंग थी उनकी स्टैटिस्टिक्स को लेके, उनके कन्विक्शन था, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ जब चीजें कंबाइंड हो जाती हैं तो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता ही है, राइट। सो बिग डेटा चैलेंज की कोविड-19 एरा के टाइम से और अच्छा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जहां पर evaluations of economic losses due to pandemic emerged. Mahalanobis की ability to comprehend it, to understand the data would have strengthened the country's dynamics and crisis. तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल बात यही कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को अगर आज पीसी महालनोबिस होते, so his skills in handling, in analyzing the big data would be मतलब unmatched. Greatly improved, he would have greatly improved India's response to the COVID-19 pandemic, right? So ये article है, like we miss his leadership, statistical landscape, right? Artificial intelligence सबको ही पता है, टॉपिक ऑफ कंसर्न है ही सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अलग कंट्रीज दे आर कमिंग अप विद लॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक थ्रेटनिंग टू रिप्लेस मिलियंस ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पर Mahalanobis, who was deeply inspired by Kautilya's Arthashastra, successfully introduced the concept of built-in cross-checks into his service. तो यहाँ से देखो वो चीज़ों को कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, एज इन उनका जो विजन है ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एज अ टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें और ऊपर से रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज़ कैसे वो उनको क्या करते हैं, उनकी जो अप्रोच होती टू द क्वालिटी, टू द इंटीग्रिटी, वो एक स्टेप आगे ही होती, राइट। सो दैट इज द केस जो ये पूरा आर्टिकल मेंशन कर रहा है रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ महालनोबिस, एंड वी आर मतलब वो होते तो क्या होता, ऐसी बात है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। नेशनल सिकल सेल अनीमिया को लेके है ये आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन एट अ पब्लिक प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश, एमपी। तो यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हो, क्रिसेंट शेप्ड आपको दिख रहा है। तो पहले मैं आपको ना इस मिशन के बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली ये जो मिशन है सिकल सेल एनीमिया को लेके, ये क्या मिशन है, क्या इसमें बात करी गई है और क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, यही 3 चीजें हैं जो कि सारी जिस पे कहानी है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट अ न्यू इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड। विजन क्या था? of eliminating sickle cell anemia as a public health problem in India before 2047. सिकल सेल अनेमिया को हम SCD से रेफर करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये एम है जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स बेसिकली हुआ सफरिंग फ्रॉम SCD, उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर देना, एक्सेस करवाना फॉर ऑल दी SCD पेशेंट्स, अवेयरनेस होना ताकि प्रिविलेंस जो है इसका कम हो, और स्क्रीनिंग इंटरवेंशंस, तो प्रैक्टिसेस चेंज करना, स्क्रीनिंग इंटरवेंशंस पे काम करना, ये पूरा एम है। और इस विजन को अचीव करने के लिए स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। पहला स्टेप इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिसीज अमंग द जनरल पब्लिक। लोगों को पता होना चाहिए ना, दिस मीन्स एडुकेटिंग द पीपल अबाउट दिस डिसीज, कैसे सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट स्क्रीनिंग ऑफ अराउंड लाइक 7 crore people between age 0 to 40 year age group affected in the tribal areas and counseling through collaborative efforts of central and state government. तो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही ये होगा। स्क्रीनिंग के अंदर इट इन्वॉल्व्स लाइक टेस्टिंग इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई कि इफ दे हैव दिस डिसीज, फिर जो अफेक्टेड है तो अप्रोप्रिएट मेडिकल इंटरवेंशंस ली जाए, दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू देम। तो ये सारे एफर्ट्स दोनों सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्री साथ में ही कर सकती हैं, एंड दे विल वर्क कोलैबोरेटिवली, दे विल कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर
अवेयरनेस कैंपेन्स इफेक्टिवली कंडक्ट हो, स्क्रीनिंग्स एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हो. इनिशियली 17 स्टेट्स जहाँ पर हाई प्रिविलेंस है सिकल सेल डिसीज का उन पे फोकस है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, यूपी, केरला, बिहार, उत्तराखंड. तो ऐसे 17 स्टेट्स हैं ये. सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना. सिकल सेल डिसीज एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब हेमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स, सो इट इफेक्ट्स हेमोग्लोबिन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स इन आवर बॉडी. जिनको ये डिसीज होती है दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ होमोग्लोबिन, मतलब जिसकी वजह से इट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप, क्रिसेंट शेप इंस्टेड ऑफ राउंड शेप, ये शेप. और ये शेप जब होती है तो इट इज नॉट एबल टू मूव इजिली थ्रू द ब्लड वेसल्स, दे कैन गेट स्टक, जिससे ब्लॉकेज होगी, ब्लड फ्लो स्लो डाउन होगा. इट कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फंक्शन प्रॉपरली. सो मेन कोज सिकल सेल डिसीज का है डिफेक्टिव जीन, तभी तो ये इनहेरिटेड हो गया, राइट. तो सिकल सेल डिसीज एक ब्लड डिसऑर्डर है जहां पर रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप, मतलब नॉर्मल राउंड शेप नहीं होती, फिर उनकी क्रिसेंट शेप हो जाती है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन एंड देन इट ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो, इट हैपन्स एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज फिर होते हैं. और यहाँ पर सिम्टम्स क्या हैं वो जान लेते हैं. सिम्टम्स के अंदर पहले तो एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी, पेनफुली स्वॉलन हैंड्स होंगे, फीट होंगे, जॉन्डिस. फिर लेटर स्टेज में सीवियर पेन होगा, अनीमिया, ऑर्गन डैमेज, इन्फेक्शंस ये होंगे. ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है एंड यहाँ पर मतलब बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व है. तो बेसिकली अदर ट्रीटमेंट्स फिर पे जब पेशेंट जाते हैं, सो इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीवन क्योंकि दिस प्रोसीजर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो अदर ट्रीटमेंट फोकस ऑन सिम्टम्स पे काम करना, लाइक फोकसिंग ऑन रिलीविंग द सिम्टम्स, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजिंग द पेन. तो ये सब कुछ रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए देखो डॉक्टर्स से, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल लें, हाइड्रेटेड रहें, बैलेंस डाइट हो. तो ये सब कुछ इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चैम्पियंस 2.0 पोर्टल. तो अभी रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल एमएसएमई डे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई लॉन्च्ड चैम्पियंस 2.0 पोर्टल. सो क्या है चैम्पियंस 2.0 पोर्टल? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को इंडिया के अंदर टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स. मतलब Champions, it stands for creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. तो 2020 में it was launched, MSME मिनिस्ट्री से एक हब एंड स्पोक मॉडल है. तो यहाँ पर ना मतलब चैंपियंस पोर्टल का मेन पर्पस है सिंगल विंडो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर एमएसएमईज. मतलब सिंपल सा यही है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं दे कैन यूज दिस पोर्टल टू रेज देयर इशू, कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स एंड सीक सॉल्यूशंस. बस यही है. हब एंड स्पोक मॉडल पे ये पोर्टल डिजाइन है, मतलब एक सेंट्रल हब हो गया एंड मेन सिस्टम दैट कनेक्ट्स विद द अदर वंस आल्सो, राइट, वेरियस स्पोक्स, स्मॉलर यूनिट्स. सो दिस हेल्प्स इन की एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, क्विक रेजोल्यूशन हो जाए प्रॉब्लम्स का. सो दो चैंपियंस 2.0 पोर्टल, मतलब थ्रू दिस चैंपियंस 2.0 पोर्टल यहाँ पर अगर आप देखोगे एमएसएमई कैन सीक असिस्टेंस इन वेरियस एरियाज, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, रेगुलेशंस में, मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए. वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर बिजनेसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ दे कैन इंटरेक्ट, राइट. चैंपियंस 2.0 पोर्टल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फीचर्स थोड़े एनहांस किए गए हैं. दो न्यू एलिमेंट्स जो फंक्शनैलिटी को एनहांस कर रहे हैं उसमें से एक है एआई ड्रिवन चैटबॉट्स. मतलब चैटबॉट सबको ही पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज हो रहा है. और दूसरा मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर. तो मतलब पहले पोर्टल वॉज ओनली एक्सेसिबल इन इंग्लिश बट नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 11 लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा. तो दैट मेक्स इट मोर यूजर फ्रेंडली हो गया, बिजनेस फ्रेंडली हो गया. बिजनेस ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कैन प्रेफर टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो यहाँ पर चैंपियंस 2.0 पोर्टल एक तो एआई ड्रिवन चैटबॉट्स और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट से फीचर्स एनहांस कर रहा है टू मेक दिस पोर्टल मोर एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस. ठीक है, चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर.
Recently, the latest edition of QS World University Ranking has been released. मैं इसी की बात कर रही थी आपके साथ. तो ये रैंकिंग है, अगर आप देखो तो IIT बॉम्बे 172 रैंक पे था 2023 में, अभी रैंकिंग आई 149 पे, मतलब 150 टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में से IIT बॉम्बे एक है. फिर IIT दिल्ली है. IIT दिल्ली की रैंकिंग वैसे गिरी है, पहले 174 थी, अब 197 आई है. IISc बैंगलोर की रैंकिंग भी काफी गिरी है, 155 थी, 225 आई है, राइट. और जो टॉप करी यूनिवर्सिटी दैट इज मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT. तो यहाँ पर क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. एंड पिछले 12 साल से, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली MIT इज टेकिंग द टॉप पोजीशन. उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है. पहली एशियन यूनिवर्सिटी टू ब्रेक इनटू टॉप 10 के क्लब में पहली एशियन यूनिवर्सिटी जो आई है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. तो ये आप ध्यान में रख सकते हो. अगर बात करूं रैंकिंग टू इंडिया की, तो IIT मुंबई जो है उसने, मतलब इट हैज अचीव्ड हाईएस्ट रैंक एवर, टॉप 150 यूनिवर्सिटीज के अंदर आना. और उसके बाद देखो, रही बात IISc बैंगलोर की, तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिल रही हैं हमको IISc को लेके. इट फॉल्ड 70 पोजीशंस फ्रॉम 155th रैंक टू 225. तो IIT दिल्ली सिमिलरली इट फेल फ्रॉम 174 टू 197. IIT कानपुर फ्रॉम 264 टू 278. IIT मद्रास फ्रॉम 250 टू 85. ये फ्लक्चुएशंस क्यों हैं, इस पे बात करते हैं. UK बेस्ड रैंकिंग एजेंसी है QS Quacquarelli Simons, फाउंडेड इट इन 1990. एंड यहाँ पर ना नए 3 न्यू इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. पहला है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स और तीसरा है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क्स. तो ये 3 न्यू पैरामीटर्स को ऐड किया गया है. इसी की वजह से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिली है, वेटेज चेंज हुई है. 6 पैरामीटर्स पहले जो थे वो तो ये हैं: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो. तो ये तो है. अब इसी के साथ साथ जो नए पैरामीटर्स ऐड हुए वो 3 और हुए, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस जो हैं वो देखने को मिली है. अगला आर्टिकल बात कर रहा है रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की, जो कि MP गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. एक 6 दिन की रैली है. एंड टू कमेमोरेट द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ 16th सेंचुरी क्वीन ये रही है रानी दुर्गावती, हु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स. 1524 में शी वॉज बॉर्न इन दी महोबाज चंडेला डायनेस्टी, आज UP और MP के बॉर्डर के पास, एंड वॉज अ सिंबल ऑफ इंडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन. तो डायनेस्टी सबने सुना ही है, दैट इज फेमस फॉर बिल्डिंग खजुराहो टेम्पल्स इन 11th सेंचुरी. शी मैरिड दलपत शाह द सन ऑफ गोंड किंग. तो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी दैट इज गोंड, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड द किंगडम इंक्लूड द रीजन्स ऑफ नर्मदा वैली, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न MP. गोंड ट्राइब इज अ प्रोमिनेंट ट्राइब. पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रख लेना कि रानी दुर्गावती जो है वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती थी. ठीक है. जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने मणिपुर में, सबको पता है वायलेंस रेज स्टेट जो हुई, वायलेंस हुई हमने देखा, तो वहां पर ही विजिटेड एंड मेट विद मेरा पैबिस एज अ पार्ट ऑफ हिज मीटिंग. तो क्या है मेरा पैबिस टर्म? ये आप ये विमेंस देख रही हो जैसे मशाल लेकर खड़ी हैं, इनको बोला जाता है टॉर्च बियरर्स विमेन. मेरा पैबिस यही है, दे आर द विमेन टॉर्च बियरर्स. 1977 के अंदर मेरा पैबी वॉज फॉर्म्ड. मदर्स ऑफ मणिपुर बोला जाता है उनको. दे आर वाइडली रिस्पेक्टेड एंड रिप्रेजेंट अ पावरफुल मॉरल फोर्स. सो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि एल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज के अंदर दे फाइटेड फॉर. फिर वहां से इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे उन्होंने दे एक्सपैंडेड टू, दे आर रिस्पेक्टेड, दे लेड न्यूमरस सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, राइट. स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी सोसाइटी के अंदर. जैसे मीरा बाई वुमेन्स अंडरटुक मेजर एक्शंस, जैसे उन्होंने ही सपोर्टेड द बेस ऑफ आयरम शर्मिला, एक्टिविस्ट हु रिमेन्ड ऑन हंगर स्ट्राइक. किस लिए? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी AFSPA विच गिव्स द आर्म फोर्सेज इम्यूनिटी अगेंस्ट द एक्शन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. फिर उसके बाद उन्होंने शट डाउन कॉल किया मार्केट के अंदर एंड इट बंद दैट वॉज देयर. क्यों? बिकॉज ऑफ एक MLA थे जो मैरी कर रहे थे वुमेन को, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो दे एक्यूज्ड वेंट टू दी मीरा पैबे एंड लेटर दे प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन इट. फिर उसके बाद उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मतलब जब द स्टेट सॉ टेंशंस ओवर द डिमांड फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस. तो यहाँ पर they took a very active role in it also.
राइट, तो ये थे आज के आर्टिकल्स और आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ नेक्स्ट सेशन में. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड सेशन को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा तो. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.